दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर। कल जब मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा था, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि लोग ऐसा करें वैसा करें, उसके बारे में ये खरीदें वो खरीदें, ये चीज़ कम खरीदें, तेल कम खरीदें, सोना कम खरीदें, छुट्टियाँ मनाने विदेश न जाएं, किसान खाद का इस्तेमाल कम करें। तब आपने एक बात कही थी, वो बात ये थी कि सरकार लगता है कि तैयारी कर रही है कैपिटल कंट्रोल लाने की। तो मैंने आपसे पूछा भी था ये कैपिटल कंट्रोल क्या होता है, तो आपने विस्तार से बताया था कैपिटल कंट्रोल क्या होता है। अब तो मुझे लग रहा है कि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है। राजीव जी। सर देखिए, पहला चरण तो उसका लग गया है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि पहले चरण जिस दिन मोदी जी ने कहा था उसी दिन एक हिंट मिल गया था कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है जी। और मेरे ख्याल से शायद नई परख ही एक मेन चैनल होगा जिसने कल इस चीज को बताया और इंटरप्रेट किया कि संडे को मोदी जी ने जो भाषण दिया है वो भाषण का एक्चुअल में अर्थ क्या है। देखिए, कल का यदि आप इंटरव्यू देखें मेरा, तो उसमें सारांश निकाले तो दो ही चीज मेन मैंने कही थी। पहली ये कही थी कि भारत सरकार कहीं चुपके से पिछले दरवाजे से कई तरीके के कैपिटल कंट्रोल के माध्यम जो है वो तो इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली है। और दूसरा, आपने पूछा था क्यों, तो मैंने आपको कहा था दूसरी चीज कि यदि सारी चीजें इस देश में ठीक चल रही रहती तो मोदी जी को, इस देश की सरकार को पैनिक बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मोदी जी ये बात कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि विदेश यात्राओं पे ना जाएं, सोना एक साल ना खरीदें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जो है वो घालमेल है। और वो घालमेल क्या है, अंदाजे से जो पिछले 4 महीने से हम लोग बात कर रहे हैं, सेम चीज में दो बातें बार बार हर इंटरव्यू में मैंने रिपीट किया है, इस बार भी कहूंगा, क्योंकि ये बेसिक है इकोनॉमिक्स फाइनेंस का, फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। और दुख की बात है कि ये कोई दूसरा चैनल कैरी नहीं करता। क्या है वो? पहली चीज कि बार बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की दुहाई दी जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का बहुत ऊंचा है। और मैंने बार बार कहा है कि भैया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं देखना है, आपको देखना है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तीन भाग रहते हैं, एक रहता है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा रहता है गोल्ड, और तीसरा रहता है आईएमएफ में स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब गोल्ड और ड्राइंग राइट्स को यूज करके तो आप इंपोर्ट करोगे नहीं, तो आप जो भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास में, उसके खजाने में जो डॉलर है, जो येन है, जो युआन है, जो पाउंड है, जो यूरो है, ये जो है ये मायने रखता है, क्योंकि आप इसी का उपयोग करके अपने उपभोग के लिए कमोडिटीज, ऑयल, गोल्ड, ये सब मंगाओगे। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2021 में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 90% फॉरेन करेंसी एसेट था। 90%। आज ये 77% है। ये कोई बताता है क्या है? कहीं कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2024 में, सितंबर 2024 में जो भारत का फॉरेन करेंसी एसेट था, आज उससे 10% नीचे है भारत का फॉरेन करेंसी एसेट। भले ये फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी बात करते रहे, तो आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि 2021 या 2024 के मुकाबले जो दूसरा कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रहता है, नहीं गोल्ड, सोना, उसके दाम बहुत तेजी से ऊपर भाग गए। तो उसके दाम ऊपर चले गए हैं। तो मान लीजिए, जैसे पहले 700 टन सोना जो भारत के सेंट्रल बैंक एंड रिजर्व बैंक में था, उसका मान लीजिए 1 लाख करोड़ जो दाम था, वो बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गया। तो ऑटोमेटिकली उसका भाग बढ़ गया। ये मैं आर्बिट्री नंबर दे रहा हूं, ये मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूं आपको, एक समझने के लिए मैंने आपको ये चीज दिया कि तिगुने हो गए दाम 2021 से लेके 2026 के बीच में। तो हमारे पास में जो मेन चीज है जिससे इंपोर्ट मंगाया जाता है, फॉरेन करेंसी एसेट, वो उतना ज्यादा नहीं है। ये बार बार मैंने बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, जो कोई बता नहीं रहा, वो ये है कि देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके होते हैं तीन भाग: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट।
करंट अकाउंट हमारा हमेशा से नेगेटिव रहा है। नेगेटिव इसलिए रहा है क्योंकि करंट अकाउंट के फिर होते 3 भाग, एक होता है ट्रेड बैलेंस, एक होता है प्राइमरी बैलेंस, तीसरा होता है सेकेंडरी बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। तो हम हमेशा हम इंपोर्टर कंट्री रहे, तो हमारा करंट अकाउंट नेगेटिव रहा है। इस इंपोर्ट जो हम ज्यादा करते हैं उसको कहीं पे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता था प्राइमरी बैलेंस। प्राइमरी बैलेंस यानी भारत के लोग जो भारत से बाहर जाके नौकरी धंधा पानी करके पैसे भेजते थे भारत में अपने परिवार को, वो जो रेमिटेंस था, वो पैसा जो था 120-130 बिलियन डॉलर के आसपास होता था, तो उससे कहीं इंपोर्ट जो हमारा होता था वो कवर हो जाता था। दूसरी चीज जो कवर करती थी वो था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईएस इनफ्लो के कारण जो है अगेन हम न्यूट्रलाइज कर लेते थे। मैथमेटिकल फॉर्मूला किसी भी देश के बैलेंस शीट का बोलता है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व अकाउंट इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों मिला के 0 होता है। अगर पर अब ये हो गया है कि करंट अकाउंट भी नेगेटिव है, कैपिटल अकाउंट भी देश से जा रहा है तो वो भी नेगेटिव हो रहा है, तो तीसरा जो बचता है रिजर्व अकाउंट, उससे पैसा ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। 0 बनाने के लिए उससे पैसा निकालना पड़ रहा है। और रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिजर्व अकाउंट होता है। तो सारा घालमेल यहाँ हो रहा है। इतने तरीके से मुझे नहीं मालूम कौन से मीडिया में कौन पत्रकार समझा रहा है, परंतु ये बेसिक फाउंडेशनल फंडामेंटल चीजें जो मेरे नजर में आई उसके बेसिस पे मैंने बताया कि रुपया पे भयानक प्रेशर है और रुपये पे प्रेशर बना रहेगा। आज गोल्ड के ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ाने के बाद भी रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो जो है टच किया है, 95.8 हुआ है आज रुपया डॉलर के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या है कि आप ड्यूटी बढ़ा रहे हो गोल्ड पे, उसके बाद भी मार्केट जो है, इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा आशावान नहीं है। आशावान नहीं होने में एक बहुत बड़ा रोल आपका भी है, जो आपने पैनिक बटन यानी हमारे मोदी जी ने जो पैनिक बटन प्रेस कर दिया है उससे एकदम अफरा तफरी है। पूरे यूरोप के मार्केट जम के ऊपर है, यहाँ तक कि कराची का मार्केट भी सिर्फ 0.4% आज गिरा है, पर हमारा मार्केट जो है मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, कुछ 22-23 पॉइंट 33 पॉइंट ही ऊपर है, जबकि 2 दिन पहले यानी मंडे और ट्यूसडे को 800-850 पॉइंट मार्केट ये गिर चुका है। जी अभय जी। तो ये जो एक एनर्जी का सप्लाई शॉक आया है, इसकी वजह से बहुत समस्या बड़ी है। क्या समस्या केवल इसी सरकारी प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं टीवी के ऊपर, चूंकि ये युद्ध की वजह से आई हुई समस्या है, वो कहते हैं अगर युद्ध नहीं होता तो सब चीज ठीक ठाक चलती रहती और कोई समस्या नहीं होती। सरकार जो प्रधानमंत्री जो किफायत करने के लिए आग्रह कर रहे हैं वो दरअसल युद्ध की वजह से कह रहे हैं, और वो जोर भी नहीं दे रहे कि आप ऐसा करें, किसी पर रोक भी नहीं लगा रहे, वो तो केवल एक सुझाव दे रहे हैं। और उस सुझाव पे इतना घबराने की और इतना ज्यादा प्रतिक्रिया करने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहा कि भाई आपके ऊपर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि रात को 12 बजे सोने के ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी इन्होंने, ताकि सोना आयात करना और महंगा हो जाए, इसीलिए तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। अच्छा, क्या अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो क्या ये नौबत आ सकती है कि ये लोग जो तेल है, फर्टिलाइजर है, इन चीजों के ऊपर तेल और फर्टिलाइजर के ऊपर राशनिंग लगा दें? तेल और फर्टिलाइजर के ऊपर में राशनिंग लगाएंगे कैसे? प्राइस बढ़ा के ही लगा सकते हैं, क्योंकि लोग आप फर्टिलाइजर तो चलो ठीक है दुकानों से कंट्रोल्ड उससे मिलता है तो वहां कुछ हद तक पॉसिबल है। तेल में कैसे करोगे? आप कैसे नापोगे कि राजीव रंजन सिंह ने आज 5 लीटर भराया है और वो अब 1 हफ्ते बाद ही 5 लीटर भरा? वो तो शर्त लगा देंगे कि भाई आप आधार कार्ड या कोई और दिखा के आपको मिलेगा और वो आपको वहां पे दर्ज हो जाएगा रजिस्टर में कि आपने इस तारीख को इतना दिया। पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ रहती है, पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो राशनिंग हो सकती है सिर्फ दाम बढ़ा के। मैंने कल भी कहा था कॉमोडिटी का इलाज जो है, बढ़ते हुए कॉमोडिटी प्राइसेस का इलाज जो है वो खुद प्राइस ही है और कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये राशनिंग फाशनिंग ड्यूटी व्यूटी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
अब आते हैं आपके मूल सवाल पे, जो बहुत ही दमदार और बहुत ही शक्तिशाली है, कि क्या ये सारी चीजें जो हैं ये ईरान वॉर के कारण हो रही है। अब मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूं और इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सितंबर अक्टूबर 2024 में ईरान वॉर हुआ था? जब ईरान वॉर नहीं हुआ था तो शक्तिकांता दास ने ऑफशोर मार्केट में क्यों डॉलर को शॉर्ट किया था? क्यों भारत की फॉरवर्ड बुक जो है, मतलब हम लोग 80 बिलियन डॉलर के आसपास में आज की डेट में शॉर्ट पोजीशन जो है डॉलर की लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपने उस शॉर्ट टाइम पोजीशन क्या होती है इसके बारे में जरा बता दीजिए दर्शकों को। शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब है? मतलब आपने बेच दिया, डॉलर बेचा और रुपया खरीदा रुपये को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आज से 1 साल पहले का भविष्य का डॉलर बेच दिया। ठीक है, बेचा इसलिए क्योंकि इनको रुपये को स्ट्रॉन्ग करना था और डॉलर को वीक करना था। ठीक है, क्योंकि डॉलर रुपये के मुकाबले काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। आरबीआई इसी तरीके से इंटरवेंशन करता है। भाई आरबीआई कैसे इंटरवेंशन करता है? यदि रुपया जो गिर रहा है उसको संभालना है तो यही तरीका है। भाई जो चीज सिस्टम में बढ़ जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर सेब 100 हैं, 100 के बदले 500 सेब आ जाएंगे मंडी में, तो जाहिर सी बात है सेब के दाम गिर जाएंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो चीज कम अवेलेबल रहेगी उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही सेम प्रिंसिपल पे सारे सेंट्रल बैंक्स काम करते हैं। अब डॉलर सितंबर अक्टूबर में ही रुपये के खिलाफ मजबूत होने लग गया था। तब तो कोई ईरान वॉर नहीं था, तब 82 83 84 पे था और उसी टाइम ये लोग घबराने से लग गए थे। ठीक है, आप उसके बाद में संजय मल्होत्रा जी आए, संभालने की कोशिश किया, पर अभी सुनने में आया उन्होंने भी 20-30 बिलियन डॉलर शॉर्ट किया है। ठीक है, इसके ऊपर में ये लोग इंफॉर्मेशन देते नहीं है सही तरीके से, इसलिए एग्जैक्ट कितनी पोजीशन खड़ी है इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। परंतु जो अपोजिट बैंक्स हैं, मतलब आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई खरीद रहा है, तो जो खरीदने वाले हैं वो यही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, यही सब है। और इन सबको मालूम है कि इंडिया का पैनिक पॉइंट कहाँ है, आरबीआई का पैनिक पॉइंट कहाँ पे है, कितना इनका बाम मरोड़ेंगे तो ये एकदम दर्द से जो है वो चिल्लाने लगेंगे। मुझे डर ये है कि ये विदेशी बैंकों के पास में मालूम है उनको कि इंडिया का थ्रेशोल्ड, इंडिया का पेन पॉइंट क्या है। ठीक है, और उनको ये बखूबी समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी दर्शकों को समझाया कि कैसे हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों जो है वो नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, जिससे रिजर्व अकाउंट से पैसे खींचने की हो सकता है जरूरत पड़े। आप खींचोगे तो आपका रिजर्व अकाउंट डिप्लीट होगा, कम होगा, और अगर कम होगा तो रुपया कमजोर होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये क्लियरली नजर आ रहा है कि भारत सरकार पैनिक मोड में आ गई है। आप कह रहे हैं ईरान वॉर के कारण है, ऐसा भारत सरकार के मुलाजिम जो है, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, परंतु मेरा इन सब से यही सवाल है कि 2024 से लेके 2026 आज एज ऑन डेट 13 मई मैं देख रहा हूं कि रुपया कंसिस्टेंटली डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। और ना केवल डॉलर के मुकाबले हम कमजोर हो रहे हैं, बल्कि विदेशों की जितनी भी प्रोमिनेंट करेंसी है बाहर की, हम सबके मुकाबले कमजोर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ डॉलर के मुकाबले, पाउंड जो है वो यदि डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है तो मुझे समझ में आता है कि भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले। पर यदि यही पाउंड सशक्त हो रहा है और हम कमजोर हो रहे हैं तो कहीं कुछ सवाल है। यदि यही युआन जो है चाइनीज वो सशक्त हो रहा है और हम कमजोर हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ हमारे में गड़बड़ी है। यदि ये स्विस फ्रैंक जो है वो सशक्त हो रहा है और हम कमजोर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे में कुछ कमी है। तो कहने का अर्थ है कि रुपया जो है ये कमजोर हो रहा है, इसने वल्नरेबिलिटी, इंडिया की फॉल्ट लाइंस जो है वो उजागर कर दी है। ठीक है, विश्व के सामने। भले हम अपने देश में मीडिया को मैनेज करके, मीडिया के अंदर में जो बिजनेस फाइनेंस जर्नलिस्ट है उनको अपने अंगूठे के नीचे दबा के इन बातों को कैसे भी छुपाने का प्रयास करें, परंतु गिरते हुए रुपये में तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी कमजोरी कहाँ है। ठीक है, और आपका इसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। आप राजीव रंजन सिंह और अभय दुबे को दबा सकते हो, चैनल बंद करा सकते हो, नौकरी से निकलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर ये रुपये का क्या करोगे? इसमें तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आरबीआई ने शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद भी ऑफशोर मार्केट में गिरता हुआ रुपया जो है
उसमें गिरावट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा घालमेल जो है वो चल रहा है। डाटा जो है वो स्पष्ट रूप से भारत की जनता के सामने दिए नहीं जा रहे हैं। और एक सवाल जो हम मैं ही आपसे मतलब आपके पूछने के बदले मैं ही सवाल पूछ के जवाब देता हूं कि भाई ये क्यों हो रहा है? रुपया कमजोर हो रहा है, सिम्टम तो हमको नजर आ रहे हैं, बट ये हो क्यों रहा है? होने का रीजन ये देखिए, डॉलर ऑयल के प्राइसेस तो अभी बढ़ने चालू हुए, पर ये 2024 और 25 में यदि रुपया गिरा तो क्यों गिरा? रीजन ये है कि भारत को अंदर से जो है ये लोग खोखला कमजोर बना रहे हैं। भारत के लोगों से टैक्स लेके, मध्यम वर्ग से टैक्स लेके, ये लाडली बहना और लाडले भाऊ जैसे अनप्रोडक्टिव जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर में ये लोग जो है पैसा डाल रहे हैं। ये लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे किसी भी तरीके का किसी को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने उगाही तो किया टैक्स के माध्यम से, परंतु आपने उसको प्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगाया। आपने उसको खर्चा किया अपने लिए वोट खींचने में। भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में चुनाव जिताने में आपने उस पैसे का दुरुपयोग कर दिया। और आप यदि चुनाव जीत रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुख की बात है, ये खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं भुगतना पड़ रहा है, ये हम सबको भुगतना पड़ रहा है। आपको, मेरे को, हम सबको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये टैक्स कलेक्शन के पैसे को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज, अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को बनाने के लिए, परंतु जिससे इनको फायदा हो रहा है, परंतु ये पॉलिटिकल डोमिनेंस अपना क्रिएट करने के चक्कर में भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। इसका किसी को इल्म तक नहीं हो रहा है। ये और करते जाए ऐसे आपको समझ में आ जाएगा आगे आने वाले दिन में। राजीव जी, एक और जिज्ञासा है कि भारत ऊर्जा संकट का शिकार है। युद्ध के कारण जितनी तेल की सप्लाई भारत को होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, जितनी गैस की सप्लाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। दुनिया भर में दाम भी बढ़ रहे हैं, भारत भी दाम बढ़ाने के कगार पर है। ये तो बात ठीक है, युद्ध की, इसके पीछे सरकार तर्क दे सकती है कि युद्ध की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि दो जो निजी तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम, इन सब की इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सरकारी तेल कंपनियां हैं। जो निजी तेल कंपनियां हैं, एक तो रिलायंस की और दूसरे नायरा, ये लोग तेल का निर्यात कर रहे हैं और निर्यात करके बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। सरकार, अगर राष्ट्रीय संकट की ऐसी घड़ी है, इसमें आम आदमी से ही कहा जा सकता है कि आप तेल कम इस्तेमाल कीजिए। ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिए जिसको खरीदने में डॉलर खर्च होता है, यही तो है ना। तो वो जो निजी कंपनियां हैं, इनको सरकार प्रॉफिट कमाने की इजाजत क्यों दे रही है राष्ट्रीय ऊर्जा सप्लाई की कीमत पर? क्यों नहीं वो प्रॉफिट कमाएंगे भाई? आप उल्टे पुल्टे काम करोगे, उससे रिलायंस और नायरा क्यों भुगतान करेंगे उसका? आप ये समझ लीजिए कि रिलायंस जो है आज की डेट में अपने आप में एक भारत राष्ट्र बन गया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लास्ट ईयर टर्नओवर था रिलायंस का। भारत के किसी भी राज्य का बजट तक नहीं है इतना बड़ा जितना रिलायंस इंडस्ट्री का टर्नओवर है। ये किसी को पता नहीं है। 10 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है रिलायंस इंडस्ट्री, अपने आप में एक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य यदि पूछे तो ना महाराष्ट्र ना उत्तर प्रदेश है, ये है रिलायंस इंडस्ट्री, सबसे बड़ा राज्य। और वो इसीलिए बना है क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है जो ऑयल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे, और उसके शेयर होल्डर्स के बल्ले बल्ले बारे नहीं आ रहे हैं। ये मतलब ये प्राइवेट कंपनी को किस हद में रोकेंगे कि आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? भाई यही तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमा के ला रहे हैं भारत के लिए। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है वो कहां से बढ़ रहा है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से ही तो बढ़ रहा है। हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं जिससे डॉलर बाहर बेचते हैं, और इस कच्चे तेल का परिष्करण करके, इसका जो है रिफाइन करके, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं जिससे हमें डॉलर मिलते हैं। तो ये रिलायंस और नायरा को रोकेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे भाई। डॉलर का अर्जन होगा कहां से? रिलायंस ने ऐसे गर्दन मरोड़ के रख ली है भारत सरकार की, चाहे कोई भी सरकार आए। ठीक है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की और लीडर की कि रिलायंस इंडस्ट्री के खिलाफ जा सके। मैं आपको बता रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसी भी राज्य का बजट नहीं है 10 लाख करोड़ जो रिलायंस इंडस्ट्री का टर्नओवर। तो
ये जो है कि ये इनको प्रॉफिट नहीं कम, कोई माइकालाल इनको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये डॉलर लेके आ रहे हैं, प्रीशियस डॉलर इंडिया में लेके आ रहे हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेच के। देखिए सवाल ये नहीं है कि रिलायंस क्यों प्रॉफिट बना रहा है या नायरा क्यों प्रॉफिट बना रहा है, मेन सवाल ये है कि आपने पिछले 4 साल से भारतवासियों का दोहन और शोषण किया। जब $60 और $65 प्रति बैरल ऑयल का प्राइस था, तब भी राजीव रंजन सिंह जैसा व्यक्ति नागपुर में 106 108 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहा था, ठीक है, तब $60 था। अब जो प्राइसेस $120 आ गए हैं या $110 आ गया है ब्रेंट, तब आप बोल रहे हो कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा प्राइस? आप तो हमसे $60 वाला प्राइस जो है, मतलब जो होना चाहिए था वो तो आपने हमको दिया नहीं। हमको जो पेट्रोल मिल रहा था उससे में 60 से 70% जो है, 50% के ऊपर वो सिर्फ टैक्सेस हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमेरिका में मात्र 15% जो है, जो जो पेट्रोल मिलता है वहां पे रिटेल को, कंज्यूमर को, मात्र 15% उसमें टैक्सेस लेता है सरकार। चाइना में और भी कम है, भारत में 50-60% है। दूसरे जगहों पे यूरोप में जो टैक्सेस लिए जाते हैं, वो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च किए जाते हैं, रोड बनाने में खर्च किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे टैक्सेस लेके फिजिकल डेफिसिट को पाटने का काम किया जाता है, या लाडली बहना लाडला भाऊ जैसे जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें पैसे देने की बात की जाती है। दुख की बात यह है अभय जी, ये बात मेरे जैसा पत्रकार यदि जान रहा और कह रहा है, तो सवाल ये उठता है कि भाई अपोजिशन पार्टी के क्यों नहीं कोई लीडर्स कह रहे हैं। इसका रीजन ये है कि सभी के सभी यही नीतियां, रेवड़ी बांटने की नीति पे सारे लोग चल पड़े। क्या अरविंद केजरीवाल और क्या कांग्रेस। अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम आपको 2,000 रुपए देंगे लाडली बहना में, तो कांग्रेस बोलती है हम 4,000 देंगे। तो ये होड़ लग गई है कि मध्यम वर्ग का गर्दन मरोड़ो, टैक्स में पैसे लो और अपने लिए वोट जो है निचले तबके से बस्ती में रहने वाले लोगों को फुकट में पैसे देके, राशन देके वोट अपने लिए खरीदो। ये मॉडल जो है, आप ये समझ लीजिए अभय जी, ये कोई सोशल मॉडल नहीं है, सोशलिस्ट मॉडल नहीं है, ये पैरासाइट, परजीवी बनाने का मॉडल है। और इस देश के मध्यम वर्ग को अब सोचना पड़ेगा कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे। आप ये जो टैक्स है, हर चीज पे टैक्स दे रहे हो, बिजली पे टैक्स दे रहे हो, पानी पे टैक्स दे रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, घर खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, ठीक है। आप निचले तबके जैसा कहीं भी नहीं है कि बंबू गाड़ दिया अपना और बस्ती के बस्तियां फैल गई और 15 साल बाद आपको पट्टा मिल गया। आप घर खरीद रहे हो तो आपको 50 लाख का लोन लेना पड़ रहा है, 1 करोड़ का आपको घर पड़ रहा है, आप पूरे जिंदगी भर मेहनत कर रहे हो उस घर का EMI पे करने में। तो कहने का अर्थ ये है कि मध्यम वर्ग इस देश का पिस रहा है, और अब इस देश के मध्यम वर्ग को तय करना है कि वो कब तक बर्दाश्त करेगा। और दुख की बात यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात नहीं कर रही, क्योंकि सब के सब एक ही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग को चूसो, वहां से पैसे लो, गरीब तबके को या निचले तबके को, भले वो गरीब नहीं है, सबके घर में AC TV सब कुछ है, उनको पैसे दो, 2-2 हजार रुपए और उनसे वोट खींचो। अगर ये किसी भी देश का मॉडल रहा तो देश कहां से विकास करेगा, कहां से रोजगार क्रिएट होगा, कहां से प्रोडक्टिव काम में पैसा लगेगा। पैसा तो आ रहा है, सरकार को टैक्स कलेक्शन से काफी पैसा आ रहा है, पर उस पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है, वो मेन चीज है। और ये जो अभी ये इतने पैनिक मोड में आ रहे हैं, शायद इस पैनिक मोड में नहीं रहते यदि भारत सरकार तरीके से पिछले 11 साल में पैसे खर्च करती, लोगों को परजीवी नहीं बनाती। खास तौर पे 2021-22 से हमने देखा है पूरी तरीके से ये सरकार जो है, ये मतलब इसने बड़े बड़े सोशलिस्ट कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है, लोगों को पैसा फ्री में फुकड़ में देने में। जी अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत तो गहन विश्लेषण किया और समस्या की जो जो मर्म है उसके ऊपर आपने उंगली रखने की कोशिश की। अब देखिए, एक सवाल है जिसको मैं छोड़े जाता हूं और मेरे ख्याल से जल्दी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, तब उस सवाल के ऊपर फोकस करेंगे कि अब आपको निकट भविष्य में क्या लगता है कि सरकार जो है वो क्या करने वाली है। आज तो हम लोगों ने इन संभावनाओं पर विचार किया कि जब आपने गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, बढ़ा दी गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी, तो अब क्या नंबर पेट्रोल और डीजल की राशनिंग का है। तो आप तो कह रहे हैं कि राशनिंग व्यवहारिक रूप से हो नहीं सकती है, कीमत ही बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो उसी से राशनिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे।